20 अक्टूबर 1962 दिल्ली के अपने कमरे में बैठे पंडित नेहरू सदमे में थे, जिन्होंने सालों तक नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही चाइना सुबह सुबह हमला कर देगा। उसी सुबह चाइनीज पीएलए यानी कि चाइनीज आर्मी हजारों की संख्या में भारत की सीमा पार कर चुकी थी। एक तरफ लद्दाख का अक्साई चीन था और दूसरी तरफ अरुणाचल का एनईएफए। दोनों मोर्चे पर भारतीय चौकियां घिर चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिक पीछे हटने वाले नहीं थे। रेजांगला में 120 जवानों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वेलोंग और सीला में भी जवानों ने ठंड, भूख और हथियारों की कमी के बावजूद दुश्मनों को रोके रखा। पर बड़ा सवाल यह था कि चीन ने ऐसा क्यों किया? भाई से दुश्मन कैसे बन गया? नेहरू जी कैसे गलत साबित हो गए? इंडिया को कैसे पता नहीं चला कि चाइना हमला करने वाला है? और इन सब के बीच में तिब्बत ने कैसे बड़ा रोल प्ले किया? इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं। देखिए, पूरे मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें तिब्बत की हिस्ट्री को समझना होगा। 17वीं सेंचुरी में तिब्बत की नींव रखी थी सोंगत्सेन गैम्पो ने। उसने पूरे बिखरे हुए तिब्बत को एकजुट करके पहला तिब्बत अंपायर बनाया। उसने चाइना की टैंग डायनेस्टी से बराबरी कर ली। सोचिए कितना ताकतवर बन गया था, इतना कि टैंग अंपायर ने अपने नीस को सोंगत्सेन गैम्पो से शादी के लिए भेजा था। उसने नेपाल की प्रिंसेस से भी शादी करी। देखिए, ये जो शादियां थी ये पर्सनल नहीं हुआ करती थी, ये एक डिप्लोमेटिक अलायंसेस हुआ करती थी। और क्योंकि रानियां बुद्ध रिलीजन को फॉलो किया करती थी, तो वो जब भी तिब्बत आई तो अपने साथ कल्चर को लेके आई, अपने साथ बहुत सारी किताबों को लेके आई, जिससे तिब्बत के अंदर जो है बुद्धिज्म फैलने लगा। वैसे ये तिब्बत का गोल्डन एज था, जहां कल्चर से लेके आर्मी तक सब टॉप पे था। लेकिन हर अंपायर की तरह इस कहानी में भी मोड़ आया। 19वीं सेंचुरी में राजा लैंगडर्मा सत्ता में आया। वो सत्ता में कैसे आया? उसने अपने ही भाइयों को मार दिया था। हिस्टोरियन बताते हैं कि वो बुद्धिज्म का विरोधी था। उसने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को सताना शुरू कर दिया, मोनेस्ट्रीज को बंद करवाना शुरू कर दिया और ट्रेडिशनल तिब्बतन रिलीजन, जिसे बॉन कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया। पर देखिए, यहां याद रखने वाली बात यह है कि उस वक्त पर बुद्धिज्म जो थी वो बहुत ही पावरफुल थी और बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। पर हुआ यह कि क्योंकि जो किंग था उसको वो पसंद नहीं था बुद्धिज्म, इसकी वजह से जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गई किंग के। और फिर एंड में 842 सीई में ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिस्ट मंक लहालुंग पेलगी दोरजे उसने किंग की हत्या कर दी। यहां तक कि कुछ क्रॉनिकल्स में लिखा है कि मंक ने काले कपड़े पहने थे, घोड़े पर सवार होकर आया, राजा पर तीर चलाया और उसके बाद तुरंत गायब हो गया। इसके बाद वो कभी नहीं दिखा। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से तिब्बत की हिस्ट्री बदलने वाली थी कि उसकी डेथ के बाद पूरी की पूरी जो सेंट्रल अथॉरिटी थी किंग के डेथ के बाद पूरी तरीके से वो कोलैप्स कर गई और तिब्बत पूरी तरीके से बिखर गया। अब जो ये अंपायर था वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। लोकल रूलर्स जो थे और अमीर और जो भी ताकतवर लोग थे वो सारे के सारे फैमिलीज, मोनेस्ट्रीज सब पावर को एस्टैब्लिश करने में लग गई। यहां तक कि ईस्टर्न तिब्बत का जो एरिया था खाम और अमदो वो पावरफुल ट्राइबल चीफ के कंट्रोल में आ गया। अब सेंट्रल तिब्बत जो था वो अलग अलग फ्यूडल रूलर्स, मतलब कि जिनके पास काफी लैंड था और मोनेस्ट्रीज थी, उनमें बट गया। कोई भी उस वक्त पे सिंगल राजा या दलाई लामा जैसी कोई अथॉरिटी बची ही नहीं। और इस तरीके से जो बिल्कुल ब्रोकन स्टेट होता है तिब्बत, उस स्टेट में पहुंच गया। बहुत सारे हिस्टोरियन इसे तिब्बत के बारे में कहते हैं कि ये तिब्बत का डार्क एज था। देखिए, बुद्धिज्म जो था वो तिब्बत का सबसे बड़ा कल्चरल फोर्स बना रहा, लेकिन इसके भीतर जो सेक्टेरियनिज्म थी, जिसको संप्रदायवाद भी आप कह सकते हैं, वो होना शुरू हो गया। मतलब ये कि बुद्धिज्म के अंदर भी अब अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बनने लगे। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए, न्यांगमा जो था वो सबसे पुराना सेक्ट था। देखिए, साक्या जो था उनको मंगोलों का सपोर्ट मिल गया और जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंट्रोल वो एस्टैब्लिश कर पाए। ये दूसरा सेक्ट था। जो तीसरा सेक्ट सबसे फेमस हुआ वो था काग्यू। वो कई अलग अलग जो मोनेस्ट्रीज थे उसके जरिए उन्होंने फैलना शुरू कर दिया। और जो चौथा सबसे फेमस सेक्ट हुआ वो था गेलुक्पा। 14th और 15th सेंचुरी में ये उभरना शुरू हुआ और बाद में यही वहां का सबसे बड़ा डोमिनेंट फोर्स बना। अब देखिए, अभी जो आप दलाई लामा की तस्वीर देखते हो या फिर सुनते हो, वो दलाई लामा इसी सेक्ट के यानी कि इसी संप्रदाय का हिस्सा है। पहली बार में राजा की वजह से पूरा का पूरा तिब्बत जो था वो ब्रोकन हो गया, और दूसरी बार इन सेक्ट्स की वजह से हुआ ये कि जो स्पिरिचुअल डिफरेंसेस इन सब के बीच में थे उसकी वजह से अब पावर स्ट्रगल चालू हो गया। और वही पावर स्ट्रगल क्या हुआ, एंड में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। मोनेस्ट्रीज के पास जमीन, रिसोर्सेज और आर्म्ड मंक्स भी थे, जिसकी वजह से जो रिलीजियस फाइट्स थे वो छोटे छोटे सिविल वॉर्स तक पहुंच गए। अब आते हैं 13th सेंचुरी में, मंगोल्स की एंट्री होती है। मंगोल का एक सरदार था कुबला खान, उसने तिब्बत को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि उसने साक्या सेक्ट को उसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट देना चालू कर दिया था। कुछ तिब्बत के जो लीडर्स थे वो तो मंगोल के साथ थे, लेकिन उसको जो
अपोज कर रहा था वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसकी वजह से फिर से वो डिवाइडेड हो गया। अब पहले तो इंटरनल फैक्टर्स वहां काम कर रहे थे, पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो भी अब वहां पे काम करने लगा। अब यहीं से 17th सेंचुरी में 5th दलाई लामा के समय जो गेलुपा सेक्ट था, जो गेलुपा संप्रदाय था, वो डोमिनेंट बन गया और तिब्बत को दोबारा यूनिफाई करने की वो कोशिश करने लगे। लेकिन सेंचुरी से जो तिब्बत के अंदर का बिखराव था, उसको तिब्बत की ही जो ताकत थी वो कमजोर कर रही थी। और 18th और 19th सेंचुरी आते आते तो ये हुआ कि तिब्बत फ्यूडल, मतलब कि पूरी तरीके से सामंतवादी हो चुका था। ये जो मोनेस्ट्रीज थे उनके पास जमीन और ताकतें थी। एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जिनकी लेगेसी थी, उनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आने लगा और इन दोनों के बीच लगातार फ्रिक्शन भी चल रहा था। इससे मॉडर्नाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट तिब्बत के लिए इम्पॉसिबल हो गया। अब एक इंसिडेंट हुआ 1904 में। ब्रिटिश इंडिया की जो एक एक्सपीडिशन थी, जिसे यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन कहा जाता था, वो लहासा तक पहुंच गई। तिब्बत की जो कमजोरियां थी कि मतलब कोई भी आकर आपकी राजधानी तक पहुंच सकता है, आप सोचिए उसने पूरी दुनिया के सामने तिब्बत की कमजोरियों को बिल्कुल उजागर कर दिया। अब ये इसलिए हो पाया क्योंकि एक तरह से तो बिखरा हुआ था, प्लस उनके पास कोई अपनी ऐसी आर्मी नहीं थी जो कि ब्रिटिश आर्मी का मुकाबला कर सके, और पॉलिटिकल यूनिटी तो बिल्कुल थी ही नहीं। अब देखिए हुआ क्या, ब्रिटिश शॉक के बाद जो 13 दलाई लामा थे, उनको यह समझ में आ गया कि तिब्बत की ये इमेज तो रह नहीं सकती है, तो इसीलिए उन्होंने तिब्बत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। पर देखिए काम इतना था ना, क्योंकि आर्मी मॉडर्न बनानी थी, टैक्स सिस्टम बदलना था, लेकिन वहां की जो मोनेस्ट्रीज थी और नोबिलिटी ने पूरा का पूरा इसको अपोज किया। रिफॉर्म्स अधूरे रह गए सब के सब। और इसी बीच 1933 में जो 13 दलाई लामा थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की को दोबारा एकजुट किया जाए और तिब्बत को स्ट्रांग बनाया जाए, उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद तिब्बत की किस्मत कहिए कि जो नेक्स्ट दलाई लामा बनाए गए थे, उनकी उम्र बहुत छोटी थी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये 14th दलाई लामा की है। वो जब चुने गए थे तो वो बच्चे थे कि जो रीजेंट्स थे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, और आपसी पावर स्ट्रगल और करप्शन में पूरा का पूरा तिब्बत फंस गया। अब देखिए यहीं से जहां पे चाइना जो है वो मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री बिल्टअप कर रहा था, तिब्बत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और फ्यूडल पॉलिटिक्स में अटका हुआ था। हुआ ये कि 20th सेंचुरी जब आधा बीत चुका था, उसके आते आते एशिया का जो पूरा नक्शा था वो तेजी से बदल रहा था। जो कॉलोनियल अंपायर्स थे वो ढह रहे थे, जैसे कि भारत जो था वो आजाद हुआ था, और इसी तरीके से जो कॉलोनियल अंपायर्स थे वो ढह रहे थे। और इन्हीं के बीच तिब्बत जो कभी पहाड़ों के बीच अलग थलग पड़ा हुआ था, अब मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स के बीच में फंसने वाला था। लेकिन तिब्बत की कहानी समझने के लिए हमें चाइना की भी कहानी को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे कि तिब्बत किस तरीके से इंडिया चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि 1700 से लेकर 1911 तक तिब्बत नॉमिनली, मतलब पूरी तरीके से नहीं बट नॉमिनली, चीन की क्वांग डायनेस्टी के अधीन माना जाता था। लेकिन यह कंट्रोल सिंबॉलिक था, यह बात ध्यान से समझिएगा। तिब्बत की जो राजधानी थी लहासा, वहां पे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें एम्बन्स कहा जाता था, वो रहते थे। लेकिन तिब्बत लार्जली अपने रिलीजियस और वहां के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन्हीं के कंट्रोल में था। और जो चाइनीज क्विंग एम्परर थे, उन्होंने भी कभी तिब्बत को डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी और ना ही इतना थ्रेट किया। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि तिब्बत को उन्होंने एक बफर जोन की तरह देखा था। देखिए मतलब जब मर्जी तब उस पर क्लेम कर सकते हैं, उसको एक बफर जोन की तरह ये लोग लेके चल रहे थे। पर एक बात ध्यान रखिए, यही जो सिंबॉलिक क्लेम था, यही बीजिंग की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चाइना हमेशा से कह रहा था कि तिब्बत उसकी हिस्टोरिकल टेरिटरी है। अब सीधे आते हैं 1911 में। चाइना की क्वीन डायनेस्टी थी, उसका फॉल हो गया, और इस डायनेस्टी के गिरते ही चाइना रिपब्लिक बना, और उसके बाद बीजिंग का जो कंट्रोल तिब्बत पे था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और उसके बाद 1913 में जो 13th दलाई लामा थे, उन्होंने खुलेआम डिक्लेयर कर दिया कि तिब्बत जो है अब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इस पर किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब यहां से शुरू हुआ तिब्बत का मॉडर्न रिफॉर्म। उन्होंने पूरी कोशिश करी मॉडर्न रिफॉर्म करने की, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि वहां की जो मोनेस्ट्रीज थी और जो नोबिलिटी थी, उनके वजह से उन्होंने सबने मिलकर इस मॉडर्न रिफॉर्म को होने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो तिब्बत की कमजोरियां थी उनकी वजह से खुद ही तिब्बत एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र नहीं बन पाया। अब हुआ यह कि इधर चाइना तो रिपब्लिक हो चुका था, लेकिन खुद ही चाइना के अंदर बहुत ज्यादा सेटल चीजें नहीं थी। 1911 के बाद रिपब्लिक कमजोर साबित हुआ कि जो वहां के वॉरलॉर्ड्स थे उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से चाइना के अंदर ही अब सिविल वॉर चालू हो गया था। चाइना के अंदर अब नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे कि 1949 में आखिरकार माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जीत गई। अब उसके बाद जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो चाइना को गवर्न करने लगा।
अब जो ये कम्युनिस्ट थे, इनका विजन बहुत साफ था। उनका विजन था कि चाइना को फिर से स्ट्रॉन्ग करना है और उन सभी टेरिटरीज को रिक्लेम करना है जिन्हें वो हिस्टोरिकली चाइनीज कहते थे। ताइवान, जिंगजैंग, इनर मंगोलिया और सबसे अहम तिब्बत। अब इस समय तक जो तिब्बत था वो दुनिया से कटा हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का पतन हो चुका था और 1947 में नया देश बन चुका था भारत। अब भारत के लीडर्स, खास करके नेहरू जी जो थे, वो तिब्बत को एक तरीके से न्यूट्रल बफर मानते थे। उन्होंने सोचा कि अगर तिब्बत स्वतंत्र और न्यूट्रल रहे तो इंडिया और चाइना कभी आमने सामने आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में केवल ये तिब्बत था। लेकिन बीजिंग की जो यहाँ पे सोच थी वो अलग थी। माओ और उनके साथियों के लिए तिब्बत चाइना की सिक्योरिटी और प्रेस्टीज दोनों का सवाल था। इसका रीजन ये था कि वो तिब्बत को अपना मानते थे। अगर तिब्बत इंडिपेंडेंट रहता और इंडिया या कोई भी जो वेस्टर्न कंट्री है उनके करीब चला जाता तो बीजिंग के लिए नॉर्दर्न फ्रंटियर वो थोड़ा सा वनरेबल हो जाता, वो उनका वहां पे कंट्रोल नहीं होता और थोड़े कमजोर हो जाते वो। और अब आता है 1949 और इस टाइम तक कम्युनिस्ट बीजिंग में सत्ता संभाल चुके थे। ठीक एक साल बाद 1950 में उन्होंने एक्शन लिया। अक्टूबर 1950 में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे पीएलए कहते हैं, उसने ईस्टर्न तिब्बत में एंटर किया। बैटल ऑफ चैम्बो हुआ। तिब्बतन आर्मी छोटी थी और पुराने हथियार से लैस थी और उसकी वजह से वहां पे जो फ्यूडल सिस्टम में फंसी हुई तिब्बत थी वो पूरी तरीके से फिर से हार गई। अब इस बार जो चाइनीज आर्मी तिब्बत के अंदर घुसती है तो वो ऐसे नहीं घुसती है, वो बिल्कुल फोर्स के साथ घुसती है और हर चीज को तबाह कर देती है और तिब्बत की सेना कुछ ही दिनों में हार जाती है। पर यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि पीएलए की जो मिलिट्री विक्ट्री थी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं थी, वो यहां से एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते थे कि तिब्बत जो है अब पूरी तरीके से चीन के कंट्रोल में है और चीन का तिब्बत हो चुका है। अब चाइना की इस इन्वेजन के बाद हुआ ये कि तिब्बत पे एक जबरदस्ती ट्रीटी थोप दी गई, 17 पॉइंट एग्रीमेंट। क्या लिखा था इसमें साफ साफ लिखा था कि तिब्बत फॉर्मली चाइना का हिस्सा है, लेकिन तिब्बतन्स को रिलीजियस फ्रीडम और इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी। और उस वक्त पे दलाई लामा और तिब्बतन लीडर्स के पास इसे साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और उसी वक्त पे जो तिब्बत का पूरा कंट्रोल था वो बीजिंग के हाथों में चला गया। देखिए, एक तरफ तो ये सब हो रहा था और उसी बीच जो भारत की पोजीशन थी वो बड़ी ही डिफिकल्ट हो चुकी थी। नेहरू जी जो थे वो पूरे असमंजस में पड़े हुए थे, क्योंकि नेहरू जी ने तिब्बत को लेकर ज्यादा आक्रामक स्टैंड लिया ही नहीं। उनके लिए चाइना के साथ फ्रेंडशिप ज्यादा जरूरी थी और उनका फेमस स्लोगन भी था कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब यहां पे नेहरू जी को यह यकीन था कि जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो एक्सपेंशन नहीं चाहती है और अगर इंडिया अच्छे रिलेशंस बनाए रखे तो कॉन्फ्लिक्ट की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन यहीं से एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हुआ। बीजिंग ने तिब्बत को इंटीग्रेट कर लिया और इंडिया ने इसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तिब्बत का जो स्टॉर्म था वो अभी बाकी था कि मार्च 1959 में यानी कि 1959 में लहासा में एक बड़ा अपराइजिंग हुआ। जो हजारों तिब्बतन थे वो चाइनीज रूल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जो चाइनीज आर्मी थी उनके खिलाफ बिल्कुल रिवोल्ट करने लगे। जिसके बाद हुआ यह कि चाइनीज आर्मी ने जितने तिब्बतन थे उनको क्रश कर दिया। हजारों के हजारों तिब्बतन मारे गए थे। और उसी बीच में जो 14 दलाई लामा है, जो ये तस्वीर है, ये क्या हुआ कि वहां से छुपकर अपना वेश बदलकर हिमालय के रास्ते से भागते भागते भारत पहुंच गए और इंडिया ने उनको उस वक्त पे असाइलम भी दे दिया। अब ये जो मोमेंट है, ध्यान रखिए, ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। अब क्या हुआ कि तिब्बत उस वक्त पे इफेक्टिवली पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में था, लेकिन दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स इंडिया में आकर एक्साइल गवर्नमेंट बनाने लगे थे। चाइना के लिए यह सबसे बड़ा इंसल्ट था। चाइना ने इसको डायरेक्ट प्रोवोकेशन तक मान लिया था और उस समय नेहरू जी ने पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि दलाई लामा इज वेलकम्ड इन इंडिया ऑन प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ही इज ए रिवर्ड रिलीजियस लीडर। अगर आप लोकसभा की जो डिबेट है अप्रैल 1959 की देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी वहां पे। लेकिन बीजिंग के लिए यानी कि चाइना के लिए ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं था, ये एक ओपन प्रोवोकेशन था। चाइना ने इंडिया पर आरोप लगाया कि वो तिब्बत की इंटरनल पॉलिटिक्स में अब हस्तक्षेप कर रहा है। अब देखिए, नेहरू जी पूरे लाइफ इंटरनेशनलिज्म और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के सपोर्टर रहे। पंचशील अग्रीमेंट जो 1954 में आया वो उनका एक तरीके से प्राइड था। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार कहा कि वी हैव साइंड एन अग्रीमेंट विद चाइना दैट लेज डाउन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड दिस इज व्हाई फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशन इज वेरी स्ट्रांग। ये सारी बात नेहरू बार बार यहां कह रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो थी वो बहुत अलग थी।
वहां चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, चाइना ने तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी, यानी कि उसकी नजर इंडियन फ्रंटियर यानी लद्दाख और NEFA यानी कि जो आज का अरुणाचल है उस पर थी। नेहरू जी फिर भी आश्वस्त थे बिल्कुल कि वॉर की नौबत तो आएगी ही नहीं। 1959 के बाद जब ऑपोजिशन MPs ने उनसे पूछा कि क्या चाइना से युद्ध संभव है, ये पॉसिबल है, आप बताइए मुझे, तो नेहरू जी का जवाब था, इट इज इनकंसीवेबल दैट two ancient civilizations like India and China will go for war। अब सोचिए जरा, आपको ये भी 1959 के लोकसभा जो है, जो डिबेट्स हो रही थी उसके अंदर मिल जाएगी। साथ में एक राघवन की किताब है वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया, वहां पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। मतलब नेहरू जी का ये मानना था कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो कल्चर है, उसकी वजह से और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो उनकी आइडियलिज्म की सबसे बड़ी झलक दिखाती है। एक तरफ देखिए नेहरू जी ये सब सोच रहे थे और 1959 के बाद से बॉर्डर टेंशन तेज होने लगा था। अब देखिए यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ऐसा था कि नेहरू जी जो है वो अगर चाहते तो इस तरीके से जो 1962 का वॉर हुआ था उसको रोका जा सकता था, इंडिया चाइना के बीच का जो वॉर था। इसको समझने के लिए इस बात को समझिए। देखिए अगस्त 1959 में लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? हुआ ये कि चाइनीज ट्रुप थे, उन्होंने एक इंडियन पोस्ट पर हमला कर दिया और कई सैनिक मारे गए। अक्टूबर 1959 में कोंका ला क्लैश हुआ। जो इंडियन जवान वहां पे पेट्रोल कर रहे थे उन पर PLA जो कि चाइना की आर्मी थी उसने घात लगाकर हमला किया और कई जवान शहीद हो गए और कुछ को पकड़ लिया गया। नेहरू बिल्कुल शॉक में चले गए। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि आई मस्ट कन्फेस वी वर टेकन बाय सरप्राइज, वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट द चाइनीज फोर्सेज वुड बिहेव इन दिस मैनर। आपको यह भी लोकसभा की जो डिबेट है 1959 की वहां पे मिल जाएगी और उस टाइम के जो आर्टिकल्स थे वहां पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है यहाँ पे कि देखिए नेहरू जी को जो चाइना की मूव थी वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई। चाइनीज प्रेशर और पार्लियामेंट के भीतर जो क्रिटिसिज्म था उसने नेहरू जी पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया था। ऑपोजिशन लीडर जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण मेनन के क्रिटिक्स बार बार ये पूछ रहे थे कि कब तक हम चाइनीज इंट्रूजन को टॉलरेट करते रहेंगे। और इसी के बैकड्रॉप में 1960 में एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी। इसको भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो पॉलिसी बनी थी, इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारी चीजें बदलने वाली थी और कई लोग तो ये मानते हैं कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी इसको भी आप 1962 के वॉर से डायरेक्टली जोड़ के देख सकते हैं। वैसे इस पॉलिसी का आपको मकसद बताते हैं। देखिए बॉर्डर पर जितने भी डिस्प्यूटेड स्पॉट्स थे वहां नेहरू जी का मानना था कि हम छोटे छोटे अपने बंकर बनाना शुरू कर दें। नेहरू जी ने अपने ब्यूरोक्रेट से कहा कि एवरी इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी मस्ट बी हेल्ड इवन इफ वी कैन नॉट डिफेंड इट मिलिटरीली। देखिए ये जो है ये आपको नेविल्स मैक्सवेल की इंडियाज चाइना वॉर के अंदर ये आपको जानकारी मिल जाएगी। पर देखिए ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी इसका जो असली एम था वो केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना था। यानी कि इंडिया ये दिखाना चाहता था चाइना को कि देखिए हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां क्या हुई कि एग्जीक्यूशन में ही इसके पूरा का पूरा फ्लॉ था। पोस्ट्स जो बने थे वो बिल्कुल आइसोलेटेड थे और यहां तक कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन था वो भी बहुत वीक था और सप्लाई लाइंस बहुत वीक थी। सोल्जर्स के पास प्रॉपर्ली आर्म्स नहीं थे और विंटर क्लोथिंग तक नहीं थी। एक बुक है ब्रिगेडियर JP दलवी अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में वो लिखते हैं कि इट वॉज अ पॉलिसी बॉर्न इन दिल्लीज ऑफिस नॉट इन द माउंटेन्स, वी वर आस्क्ड टू होल्ड ग्राउंड विदाउट मीन्स। देखिए फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने के बावजूद नेहरू ये बिलीव करते रहे कि चाइना बड़े युद्ध की तरफ नहीं जाएगा। उनका एक और बयान था, वो कह रहे हैं कि चाइना विल नॉट डेयर टू यूज फोर्स अगेंस्ट अस, इफ दे डू द होल वर्ल्ड विल सी देम एज अग्रेसर। और ये भी आपको 1961 के जो लोकसभा की डिबेट है उसमें आपको मिल जाएगी और श्रीनाथ राघवन की जो एक किताब है उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं जो नेहरू जी का भरोसा था वो इंटरनेशनल ओपिनियन पे ज्यादा था। उनको ये लगता था कि ग्लोबल कंडेमनेशन चाइना को रोक सकता है, लेकिन चाइना की सोच अलग थी। माओ जो था वो ओपनली कह चुका था कि इंडिया इज ट्राइंग टू निबल एट आवर टेरिटरी, वी विल गिव देम अ लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। अब सोचिए एक तरफ माओ इस तरह की
बातें कर रहा है और एक तरफ नेहरू जी यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, चाइना कभी भी अग्रेसर की भूमिका निभा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो दुनिया उसको एज अ अग्रेसर देखेगी। अब आप सोचिए। अब जरा वापस आते हैं दलाई लामा वाले मुद्दे पे कि दलाई लामा के असाइलम ने दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट मिसट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया। बीजिंग जो है वो बार बार कह रहा था कि इंडिया जो है उसकी तरफ से ये हॉस्टाइल एक्ट है। और यहां देखिए, इंडियन जो नैरेटिव था वो ह्यूमैनिटेरियन था। इंडिया कह रहा था, नेहरू जी कह रहे थे कि भाई हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको दी है जगह, लेकिन चाइनीज नैरेटिव था कि इंडिया शेल्टर्स सेपरेटिस्ट हु चैलेंज चाइना सोवरेनिटी। अब इस टेंशन का असर डायलॉग्स पर भी पड़ा, जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे उन पे बहुत ज्यादा पड़ा। 1960 में जाओ एनलाल ने दिल्ली विजिट किया और नेहरू जी से कहा कि लेट अस सेटल द बॉर्डर्स पीसफुली, यू एक्सेप्ट आवर क्लेम ऑन अक्साई चीन एंड वी एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन इन द ईस्ट। लेकिन नेहरू जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि नो इंडियन लीडर कैन गिव अवे अक्साई चिन, नॉट एन इंच ऑफ लैंड कैन बी सीडेड। कई लोग ये मानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज का मौका इंडिया के हाथ से निकल गया। अब वापस आते हैं 1959 टू 1962 तक नेहरू रिपीटेडली बोलते रहे कि वॉर असंभव है। अपोजिशन एमपीज जब पूरी तरीके से हावी हो चुके थे, उन्होंने कहा कि क्या इंडिया रेडी है, और अगर चाइना अटैक करे तो नेहरू जी का क्या जवाब था? देयर विल बी नो वॉर, एट वर्स्ट देयर मे बी सम स्मॉल स्कर्मिशेस। मतलब कि नेहरू जी मानने को रेडी ही नहीं थे कि वॉर होगा। वो तो ये कह रहे थे कि अब सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति आई तो थोड़ी बहुत छिटपुट सी घटना हो सकती है। ये भी आपको पार्लियामेंट्री डिबेट में मिल जाएगा। साथ में अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो शिव कुमार वर्मा की एक किताब है 1962 द वॉर दैट वाजंट, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। 20 अक्टूबर 1962। अब देखिए, लद्दाख की बिल्कुल खाली जमीन पर इंडियन पोस्ट जो थे वो आइसोलेटेड थे। सप्लाई लाइन जो थी वो खच्चरों और बर्फीले रास्तों पर डिपेंड करती थी, जबकि चाइनीज पीएलए हजारों की संख्या में उतर चुके थे। वो पूरी तरीके से ट्रेन्ड, वेल आर्म्ड और अपने लॉजिस्टिक्स के साथ थे। अब समझिए, क्योंकि इंडिया जो थी वो तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी ना वॉर के लिए। जो प्रधानमंत्री थे वो बार बार कह रहे थे कि वॉर हो ही नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो बहुत छुटपुट सी घटना होगी। पर इंडियन सोल्जर्स ने बिना प्रिपेयर्डनेस के भी पूरी ब्रेवरी के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन उनकी पोजीशंस स्मॉल और डिस्कनेक्टेड थी। कई चौकियां बिना रेसिस्टेंस के गिर गई क्योंकि एमिनिशंस कम थे और कोल्ड गियर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था। फिर भी रेजांग ला का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। 13th कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, सिर्फ 120 जवान, उन्होंने हजारों चाइनीज सोल्जर का सामना किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक एक जवान ने कितने कितने सोल्जर्स को धराशायी कर दिया। और यहां तक कि लास्ट बुलेट चलने तक भी किसी ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा और अंत में 114 जवान शहीद हुए। लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो आज भी हिस्ट्री में दर्ज है और वो एक लेजेंडरी वॉर था। और इधर अरुणाचल में, जो तब तक का NEFA कहा जाता था, वहां पे चाइनीज अटैक और भी तेज हो गया। 20 अक्टूबर को तवांग गिर गया। इंडियन पोस्ट पुअरली कनेक्टेड होने की वजह से कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। आप सोचिए कि कई यूनिट्स को पता ही नहीं चला कि वहां की जो बगल वाली पोस्ट थी ऑलरेडी गिर चुकी है। विलोंग में सोल्जर्स ने कई दिनों तक फाइट किया। लिमिटेड वेपन्स और राशन के बावजूद साला और बॉम्बदिया में भी जवानों ने डेस्परेट स्टैंड लिया, लेकिन ओवरवेलमिंग चाइनीज नंबर्स के सामने सस्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल था। और यहां दिल्ली में पैनिक था। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अ ग्रेट चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया हैज बिगन। उनका सदमा साफ दिख रहा था कि वही नेहरू जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि देयर विल बी नो वॉर, ओनली स्किर्मिश, अब अपने ही बातों के बोझ तले दब चुके थे। उस वक्त पे रक्षा मंत्री जो थे उनका नाम था कृष्णा मेनन। उन पर लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। ऑपोजिशन चिल्ला रही थी कि व्हाई वर आवर सोल्जर्स अनप्रिपेयर्ड। और उस वक्त पे देखिए, एक और बात है, अगर आप जरा गहराई से देखेंगे तो कृष्णा मेनन जो थे उनके बीच और नेहरू जी के बीच में पूरी तरीके से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी। क्या रीजन था इसका? इसका रीजन ये था कि जो कृष्णा मेनन थे, ऐसा नेहरू जी का मानना था कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वजह से उनका थोड़ा बहुत सिंपैथी चाइना के साथ हो सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि एक रक्षा मंत्री और एक प्रधानमंत्री के बीच में सामंजस्य ही नहीं था। ये सब होने लगा और पूरी की पूरी ऑपोजिशन जो था बार बार सरकार से सवाल पूछ रही थी, लेकिन तब तक बैटलफील्ड की जो हालत थी वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। ब्रिगेडियर JP दलवी ने बाद में लिखा कि दिस वॉर वॉज फॉट इन दिल्ली ऑफिसेज, नॉट इन माउंटेन्स। अब यहां तक तो आपको पूरी बात समझ में आ गई है। अब इस बात को भी जरा समझते हैं कि
आखिर तिब्बत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चाइना के लिए क्यों था, या यूं कहें कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये केवल कल्चर या ज्योग्राफी की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल का मामला है। ये जो तिब्बत है वो हिमालय का सबसे ऊंचा प्लेटो है और इसे रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देखिए अगर तिब्बत इंडिपेंडेंट रहा तो इंडिया या वेस्टर्न पावर सीधे चाइना की वनरेबल साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर तक पहुंच सकते हैं। पीएलए के लिए तिब्बत कंट्रोल करने का मतलब था पूरे हिमालय को एक नेचुरल डिफेंस वॉल बना लेना। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है तिब्बत की ऊंचाई। देखिए ये जो तिब्बत है वो लगभग 4000 से 5000 मीटर ऊंचा है। ये चाइना को अनमैच्ड मिलिट्री पोजीशन देता है, यानी कि लहासा से बॉर्डर तक चाइना जो है वो रोड्स और एयर बेसेस बना सकता है। और यही कारण है कि आज चाइनीज आर्मी के पास तिब्बत में मॉडर्न हाईवेज, रेल लिंक्स और फाइटर जेट बेसेस सब के सब है, जैसे नागरीगंसा है। अब देखिए इसका तीसरा जो बड़ा कारण है वो है तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। यहीं से दुनिया की 10 बड़ी नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांजा, इंडस, सतलज और कई सारी नदियां यहां से निकलती है। चाइना के पास कंट्रोल है इन सारे के सारे वाटर फ्लो का और वो चाहे तो इसको रेगुलेट कर सकती है। यह इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, खास करके ब्रह्मपुत्र के मामले में। अब ये भी समझते हैं कि तिब्बत इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है। देखिए भारत तिब्बत को हमेशा ही अपना पड़ोसी मानता रहा है और खास करके कल्चरल अलाई मानता है। बौद्ध धर्म इंडिया से तिब्बत गया और दलाई लामा हमेशा ही इंडियन सॉइल से जुड़ा रहा है। 1950 के पहले तक तिब्बत एक बफर स्टेट था और इंडिया और चाइना को अलग रखने वाली एक तरीके से दीवार थी। लेकिन 1950 के बाद तिब्बत बीजिंग के कंट्रोल में आने के बाद हुआ ये कि जो बफर स्पेस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम देकर मोरल और कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, लेकिन यही बीजिंग की नजर में हॉस्टिलिटी बन गया। अब देखो आप खुद ही देख लो, कुछ एग्जाम्पल से समझ जाओ। तिब्बत पीएलए के लिए लॉन्च पैड बन चुका है। देखिए अक्साई चीन में चाइना एक रोड बना रहा है जो कि तिब्बत और जिनलैंग को जोड़ने के लिए एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। वहीं पे एनईएफए जो है, जो आज का अरुणाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उसको चाइना क्लेम करता है कि भाई वो चाइना का हिस्सा है, वो तिब्बत का हिस्सा है। क्यों कहता है? क्योंकि उसे साउथ तिब्बत भी कहा जाता था। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो भूटान का स्टैंड ऑफ था जो कि डोकलाम हुआ था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, वो भी तिब्बत से जुड़ा हुआ था। यहां तक कि गलवान 2020 में भी जो क्लैशेस हुए हैं उसमें पीएलए ट्रूप्स तिब्बत से ही आए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि तिब्बत चाइना को कितना बड़ा एडवांटेज देता है। इसके लिए चाइना तिब्बत को छोड़ेगा ऐसा बिल्कुल दिखता नहीं है। अब देखिए इंडिया जो है वो एक डिप्लोमेटिक डिलेमा में फंसा हुआ है। देखिए इंडिया हमेशा से ही बैलेंस करने की कोशिश करता रहा है। एक हाथ में दलाई लामा को सपोर्ट देना है, जहां पे कि मोरल, कल्चर और स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को अश्योर करना कि इंडिया तिब्बतन इंडिपेंडेंस को पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन बीजिंग कभी कन्विंस नहीं हुआ। उसकी वजह है दलाई लामा का इंडिया के सॉइल पे ये चाइना को चैलेंज करने वाला लगता है। अब जी जिनपिंग के दौर में ये और भी ज्यादा हो गया है। तिब्बत को नेशनल यूनिटी का सवाल माना जाता है चाइना के लिए। आज 21st सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया और चाइना दोनों ग्लोबल पावर्स बन चुके हैं। एक तरफ बीजिंग की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली इंडो पैसिफिक में एक डिसाइसिव फोर्स बन चुका है। लेकिन इन दो एशियन जायंट्स के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है तिब्बत। चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहकर बुलाता है और हर डिप्लोमेटिक मीट में, वो हर स्टेटमेंट में बीजिंग इस नैरेटिव को बार बार दोहराता है। और दूसरी तरफ इंडिया साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है और यही टेंशन बॉर्डर डिस्प्यूट का नया नाम है। देखिए सवाल यह है कि क्या इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है जेन्युइनली हो सकती है जब तक ये तिब्बत का मामला अनसॉल्व्ड है। अब इतिहासकार प्रवीण सोनी कहते हैं कि एवरी इंडिया चाइना टेंशन इज इन एसेंस अबाउट तिब्बत। Until Tibet's question is resolved, mistrust will remain permanent. वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।